हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर के अंदर हमने वेरियस ट्रैवलर्स को देखा जो कि मेडिवल इंडिया में आए थे। 10th से लेकर 17th सेंचुरी के बीच तक जो भी ट्रैवलर्स हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने कदम रखा उसके बारे में ये चैप्टर है। ऑब्वियस सी बात है कि 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी की जब बात आ रही है तो दिस इज रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। उसमें हमने ब्रॉडली दो ट्रैवलर्स को देखा ब्रॉड तरीके से, अल-बिरूनी और इब्न बतूता को देखा, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रैवलर्स का भी जिक्र हमने देखा। अब तीसरी ब्रॉड कैटेगरी जो रह गई है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी जो इसका पेज था उसमें हमने बात करी थी इन तीन ट्रैवलर्स के बारे में। अल-बिरूनी जो कि आया उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता जो कि आया मोरक्को से, और अब हमें बात करनी है फ्रैंकोइस बर्नियर की, ठीक है। और ये एक फ्रेंचमैन था तो ऑब्वियसली बात है फ्रांस से आया, ठीक है। इसके बारे में और भी जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में। टॉपिक देखो जरा एक बारी ध्यान से इसको। डॉक्टर विद अ डिफरेंस। आप सबको पता है जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो पोर्चुगीज है वो इंडिया के अंदर आते हैं अबाउट 1500, ठीक है। वन ऑफ द फेमस पोर्चुगल जो कि इंडिया आया था, ट्रैवलिंग का किसको शौक था बताओ? वास्को डी गामा। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? हम्म। हाँ, उससे नहीं। मार्को पोलो कहाँ से आ गए हैं? मार्को पोलो तो यहाँ से था ही नहीं। पता करके बताओ मुझे ज़रा, भूल रहे हो तुम लोग, ठीक है। बार्थोलोमू डियास वगैरह का नाम याद है ना, कि भूल गए हो सारा? हाँ। तो वंस द पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया इन अबाउट 1500 एडी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इन सब ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अकाउंट्स लिखे रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या ये वाली बात सभी ट्रैवलर्स के लिए कॉमन थी ना? हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो सामाजिक परंपरा तो देखेंगे ही ना, और उसमें सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस दोनों चीज़ें आती हैं। डू यू एग्री विद दिस? ये सब ने ही बोला है ना, ऑलमोस्ट सारे ट्रैवलर्स ने, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस, और जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की, यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रैंकोइस बर्नियर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैवलर्स भी मिलेंगे। जैसे एक ट्रैवलर था जिसका नाम था जीसुइट रॉबर्टो नोबेली। इसने कुछ इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करा था। ध्यान से सुनना, इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये किसके लिए लिख रहा था जीसुइट रॉबर्टो नोबेली? यूरोपियंस के लिए, ठीक है। वो अपने साथ वर्क लेकर ईशा मतलब वहां पर दिखाना चाहता था किसी लोगों को, है ना। अब अमंग द बेस्ट नोन पोर्चुगीज राइटर्स, उनमें से एक जो माना जाता है, जिस बंदे ने काफ़ी डिटेल अकाउंट लिखा कि दक्षिण भारत के अंदर व्यापार कैसा होता था और सोसाइटी वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज थी, उसका नाम था, यहां पर आप देखो, दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम जानेंगे। विजयनगर एम्पायर के अंदर दक्षिण भारत का देखो जिक्र है यहाँ पर, ठीक है, और उधर भी साइड में बॉक्स में इसका जिक्र आता है, दुआर्ते बारबोसा, ठीक है। लेटर आफ्टर 1600 हमें बड़े सारे, आपको पता है कि ये जो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी आती चली जा रही थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके साथ बड़े सारे ट्रैवलर्स भी आते थे। ये वाली बात हम लोग मेडिवल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। डच ट्रैवलर्स, इंग्लिश ट्रैवलर्स एंड फ्रेंच ट्रैवलर्स ये आते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच ट्रैवलर्स जो कि आता है, ठीक है, वो एक फ्रेंच ज्वेलर भी होता है, डायमंड मर्चेंट होता है बेसिकली। और यूपीएससी वाज क्यूरियस टू आस्क अबाउट हिम इन 2018 प्रीलिम्स पेपर, ठीक है। 2018 के पेपर के अंदर पूछा था, कोई और साल नहीं, आई कैन गारंटी इट, 2018 में ही इसके बारे में क्वेश्चन आया था। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो फ्रेंच ट्रैवलर था, जो कि एक डायमंड व्यापारी भी माना जाता है, उसका नाम था जीन बैप्टिस्टे टेवेनियर। अच्छा,
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभार प्रोनाउंसिएशन ना कंट्री टू कंट्री बदलती है, तो कई लोग जीन को ना जॉन बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ज़्यादा जिसको अंग्रेजी झाड़ने का शौक है या कुछ भी है, तो वो ना इसको बोलेंगे जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। मतलब अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो कुछ कुछ अंग्रेज ना अपनी अंग्रेजी झाड़ने के लिए इसको जॉन बोलेंगे। आप कहोगे यार पता नहीं अब एनसीईआरटी में मेरे गलत तो नहीं लिखा है। प्रोनाउंसिएशन जीन की कभी कभार लोग जॉन बोलते हैं, ठीक है। सीन को शॉन बोलते हैं, SEAN की स्पेलिंग को शॉन बोलते हैं। आपको स्पेलिंग से मतलब नहीं है, आपको लवासना पहुंचना है, ठीक है। आप चाहे अपना नाम भी अच्छे से नहीं बोल सकते, अगर आप लवासना पहुंच सकते हो तो किसी की भी तशरीफ फाड़ सकते हो, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स, 6 बार ही आया, ठीक है। ये ना किस चीज से इतना अट्रैक्टेड था कि इंडिया 6 बार आया? ये ना इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग कंडीशंस थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था। अब ट्रेडिंग कंडीशंस जो थी, क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर ये एक व्यापारी था, ज्वेलरी में डील करता था और फैसिनेटेड था ट्रेडिंग कंडीशन से, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये फ्रांस से कुछ ज्वेलरीज लेकर आता था और भारत में उनके साथ व्यापार करता था, इसको इस प्रकार के ट्रेडिंग से फायदा हो रहा था? बताओ, कह सकते हैं? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज भी बता देता हूं उसके साथ। जिन टॉपिक्स को उठाकर यूपीएससी फेंक देता है ना इधर उधर, मतलब फेंकने का मतलब पूछ चुका है, यूपीएससी कभी अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। सिर्फ पूरे के पूरे यूपीएससी के 40 साल के इतिहास में बस एक बार ऐसा हुआ है, 2014 और 15 का बुद्धा का क्वेश्चन, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। आज तक ऐसा 40-45 साल के इतिहास में, जब तक कि पेपर अवेलेबल है इंटरनेट पे इस दुनिया में यूपीएससी के, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन क्या थीम्स रिपीट करता है, वो हम बाद में जानेंगे कभी फ्यूचर में। अभी हम इस बात को होल्ड करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी फेंक देता है ना, वो स्टेट पीएससी उठा लेता है। इवन अंबर वो सीबीएसई उठा लेता है, ठीक है। तो ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर। इसने मतलब इंडिया को ईरान से कंपेयर करा और ऑटोमन एम्पायर से भी कंपेयर करा। क्या हम ये कह सकते हैं इसके कंपैरिजन का एक बेसिस क्या था? ये मतलब एक बात बताना जरा, ये एकदम से ठकुराई नॉनसेंस ही बात नहीं हो रही एकदम से? भाई फ्रांस का बंदा ज्वेलरी का व्यापार करता है, हिंदुस्तान आया 6 टाइम, समझ में आता है इसको ट्रेडिंग से फायदा हो रहा था, समझ में आता है। एकदम से इस लाइन का आने का क्या मतलब है? ये तो फुल ऑन बकलोली है, तो कि इंडिया को उसने ईरान और ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर करा। यहाँ पर भाई तेरी कंट्री दूर दूर तक वो ईरान ऑटोमन के बारे में तो कुछ जानता नहीं है, क्यों कंपेयर कर रहा था? क्योंकि आप लोगों को पता है ईरान और ऑटोमन एम्पायर से उस टाइम पर, याद है जिसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, अरब ट्रेडर्स भी थे यहाँ पर, काफी टाइम तक रहे अरब ट्रेडर्स, है ना। अब ये बेसिकली कंपेयर क्यों करता है ईशा? इसका मानना यह था, मैं जब ज्वेलरी लेकर आता हूं और व्यापार जो करता हूं, जो भी जिस भी तरीके से होता था, हम तरीका जानने में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसको फायदा कौन से व्यापारियों से होता था? पर्शियन व्यापारियों से होता था, जिसको ईरान कह रहा है ये, ऑटोमन एम्पायर वाले व्यापारियों से होता था, टर्किश वालों से, या हिंदुस्तानी व्यापारियों से फायदा होता था? बताओ किसके साथ ट्रेडिंग रिलेशन में इसको प्रॉफिट होता था? इंडियन। अगर नहीं होता होता तो ईशा यहां पर लिखा हुआ है 6 बार, उनमें से कुछ बार तो ईरान या ऑटोमन एम्पायर तो जाता ना, लेकिन नहीं गया ना। हिंदुस्तान अगर जो बार बार आ रहा है तो कुछ तो होगा ना। ये बनिया बंदा है, ये उसकी तरह आशिक नहीं है इब्न बतूता की तरह, इसके पास कोई नया व्या नहीं है। ये 6 बार आ रहा है, बनिया बंदा है, ये व्यापार करने आ रहा है, इसके पास नहीं है कोई बंदी, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ट्रेवलर्स लाइक, जो कि कभी यूरोप वापस ही नहीं गए एंड दे सेटल डाउन इन इंडिया, तो वो एक इटालियन ट्रैवलर था जिसका नाम था, और डॉक्टर भी था, मनुची। इसको मनुकी भी कहते हैं कई लोग, रियल प्रोनाउंसिएशन इज मनुची। जैसे ब्रांड है ना एक, मयूर सुना होगा गुची, ऐसे ही एक मनुची, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की, जो कि हमारा टॉपिक था। ये एक फ्रेंचमैन था, एक डॉक्टर था, एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, और एक इतिहासकार भी था। अब मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं। क्या? अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है, लाइक जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर वाला जो क्वेश्चन अगर उठा सकता है इस पैराग्राफ से, जबकि इसका मेजर थीम जो थी वो थी फ्रैंकोइस बर्नियर, तो वो आपसे ऑप्शन देकर पेयरिंग बनाकर कल को थोड़ा सा टफ लेवल पर जाकर ट्रेवलर्स के बारे में ये पूछ सकता है दैट इनमें से अंबर
ये चीज़ आपके लिए भी लागू होती है एमसीक्यू में, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनमें से जब भी मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो समझ जाया करो वो सबके लिहाज से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है वो हर लेवल की कदर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रैवलर जो है वो डॉक्टर था हमारे पूरे कोर्स में एंटायर, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन जो हम नितिन सिंघानिया फोर्थ एडिशन वगैरह पढ़ेंगे, मनुची डॉक्टर था और फ्रैंकोइस बर्नियर डॉक्टर था। कहाँ गया ये रहा डॉक्टर। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे अगर मैं आपको कुछ भी ऑप्शन दे दूं? जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर ऑप्शन नंबर 1, सेकंड में आपको दे दूं मनुची, तीसरा ऑप्शन में आपको दे दूं फ्रैंकोइस बर्नियर, और चौथा ऑप्शन में आपको दे दूं किसी को भी मान लो, अल्बिरूनी को मान लो, चलो ठीक है। बताओ इनमें से कौन से दो लोग डॉक्टर हैं, तो पेयरिंग क्या बनेगा, कौन सा पेयर राइट होगा? 2 and 3, फ्रैंकोइस बर्नियर एंड मनुची, ओके। लाइक मैनी अदर्स, ये ना मुगल एम्पायर के टाइम पर आया था अपॉर्चुनिटी सर्च करने, ठीक है। और ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा डॉक्टर था जो कि सेटल हो गया था और वापस यूरोप कभी लौट कर गए ही नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा? मनुची, ठीक है। लेकिन हम अभी फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जब मुगल एम्पायर का शासन चल रहा था उस टाइम पर ही आया था भारत में। 12 साल तक लगभग इसका स्टे था, फ्रॉम 1656 टू 1668, ठीक है। अब मुगल कोर्ट में क्या दर्जा मिला था इसको? जो सबसे बड़ा बेटा था ना एम्परर शाहजहां का, यानी कि अगर ये कह रहा है ऊपर राइटर हमें हिंट दे रहा है कि मुगल एम्पायर के टाइम पर आया था, तो मयूर उस टाइम पर कौन सा मुगल एम्परर इंडिया में रूल कर रहा था? शाहजहां। शाहजहां का सबसे बड़ा जो बेटा था, ठीक है, दारा सिको, प्रिंस लिखा हुआ है देखो यहां पर, है ना, दारा सिको, ये बीमार पड़ गया था। इसका डॉक्टर के तौर पर इसका इलाज करता था काफी टाइम तक। बाद में ये ना एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट की तरह भी काम करता है मुगल कोर्ट में, लेकिन इसने फिर इसके पास एक असिस्टेंट भी था फिर मुगल कोर्ट में, वो भी काम करता था। और जो नाम मैं लेने जा रहा हूं ना, वो आपको दूर दूर तक अच्छी से अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा वो लाइन, वो नाम। आप इसको हिडन ट्रेजर मान लो इस नाम को, क्योंकि ये अगर कहीं से नाम आ गया ना कि मुगल कोर्ट में एक आर्मेनियन नोबल बताओ जो कि इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के साथ काम करता था और जानता था इलाज वगैरह के बारे में, फिजिशियन भी था, उसका नाम है, यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा, दानिशमंद। ये डैनिश मैन नहीं है, इसको ये मत सोच लेना ये डैनिश जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां से कुछ होगा, नाम है भाई इसका दानिशमंद खान। दानिशमंद खान ये एक आर्मेनियन नोबल था। आर्मेनियन नोबल मतलब कहां से? आर्मेनिया से आया था, ठीक है। और किसकी सहायता में रहता था? कौन दो लोग मतलब मुगल कोर्ट में सर्व करते थे मिलकर एज इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट? फ्रैंकोइस बर्नियर और दानिशमंद खान। तो मुगल कोर्ट के अंदर, मैं नवरत्न तो नहीं कहूंगा इतना, वैसे तो आप जानते हो नवरत्न में इसका कभी जिक्र नहीं आता, अगर आता होता तो बचपन से हमें पता होता। नवरत्न नहीं थे लेकिन इंपॉर्टेंट बनते थे। तो अगर आपको कल को एक बोनस पॉइंट दे रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं, आप पूनम दलाल दहिया पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, अच्छी से अच्छी किताबों के अंदर ये फैक्ट नहीं होगा, अच्छी से अच्छी किताबों के अंदर, ठीक है, कुछ भी पढ़ लो आप कहीं से भी, इंटरनेट पे भी ढूंढने से शायद से मिलेगा। मतलब क्यों? इंटरनेट पे आप रैंडम सर्च करोगे तो कुछ भी मिल जाता है, एक फ्लो में अगर कुछ पढ़ने बैठे हो तो नहीं मिलेगा आपको इतनी आसानी से। अगर मैं आपसे ये कहूं मुगल एम्पायर में दो ऐसे नोबल्स का नाम बताओ जो कि इंटेलेक्चुअल थे और साइंटिस्ट थे, तो आपका हमेशा पेयर क्या बनेगा अगर दो नाम वहां पर दे रखे हैं? एक फ्रैंकोइस बर्नियर और दूसरा नाम क्या? दानिशमंद खान। और उसको कई कभी कभार ना दानिश खान भी बोलते हैं, ठीक है, दानिश खान भी बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पर ये आपको डी नहीं दिखेगा, दानिश मांद नहीं दिखेगा, दानिश मान खान भी बोलते हैं। बस आपको दानिश वर्ड याद रखना है, ठीक है। दानिशमंद खान, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। फिर यहाँ पर ये 17वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग है और यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर को यूरोपियन कपड़े पहने दिखाया गया है, ठीक है।
आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से अगर इसको देखो, ये देखो यहाँ पर कुछ डायमंड की कुछ माला इसने पहनी हुई है, ठीक है, बड़ी लंबी सी, हाथ में लिया हुआ है, पहना हुआ है, पता नहीं, या इसकी ड्रेपरी के साथ अटैच है। और फिर इसकी जो हेड है ना, हेड पे भी देखो मोती जड़े हुए हैं। अच्छा खासा मर्चेंट था इसका मतलब। और उसके बाद जो ये कपड़े पहना हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, उस पे जो कमर है ना, उस पे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। और कहा ऐसा जाता है कि ये जो कोई भी कपड़ा जो क्लोथ पहनता था, उसके जो बटन थे ना, वो भी डायमंड के ही यूज़ करता था। ही इज़ जस्ट लाइक अ गुजरात के। हाँ हाँ, गुजरात के जो सावजी भाई थे, मतलब शौकीन था काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं आपको डिटेल में एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि शौकीन था काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का। बहुत कुछ पहनता था ऐसा वो करके। ये लोग क्योंकि अमीर थे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मतलब आप कल को जीन बैप्टिस्ट या ट्रेविनर के बारे में ये जिक्र हो, फ्रेंच ज्वेलर, तो आप इस चीज़ से मतलब वो मानो। फ्रेंकोइस बर्नियर वगैरह जितने भी फ्रांस वगैरह पोर्चुगल वगैरह से ट्रैवल आए थे, ट्रैवलर्स जो आए थे, वो बहुत पॉश लाइफ स्टाइल बिताते थे यहाँ पर अपना, ठीक है। अब जब ट्रेवेनियर इंडिया आया तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, राजस्थान वगैरह गए तो राजस्थानी अटायर पहनना उनको पसंद होता है ना। और लबासना की बात मान लो, लबासना में जब लास्ट डे जो आपका होता है फाउंडेशन कोर्स का, तो वहाँ पर इंडियन कल्चर का एक शो होता है, जहाँ पर आपको जिस भी आप स्टेट से होते हो ना, जो आपकी बर्थ प्लेस होती है, वहाँ की ड्रेस पहन के आपको पोर्ट्रे करनी होती है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे डिग्नेटरीज वहाँ पर आते हैं, तो आपको शो करना होता है कुछ कुछ लोगों के साथ मिलके, जो कि उस स्टेट के साथ कॉमन होते हैं, नाच गाना वगैरह, संगीत, गिटार, जो भी आप जानते हो वो आपको पेश करना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब भी किसी दूसरे शहर, कंट्री, स्टेट, रीजन जानते हो, तो वहाँ की चीज़ें पहनते हो। तो अभी आपको दिख रहा है जो ये जो ट्रैवलर्स हैं ऐसे कपड़ों में जब ये हिंदुस्तान वगैरह आते थे, हालांकि ये जो पिक्चर है ये ट्रेवेनियर की है, ठीक है, वो इंडियन क्लोथ में आपको दिख रहा है। तो पहनना जैसे हर किसी को पसंद होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ये ईस्ट एंड वेस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट है एशिया, है ना, या फिर अगर आप नॉर्मल सी जो हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वेस्ट से कौन आए थे? ये तो खुद आए थे यूरोपियन, और इधर से वेस्ट, और ये बात कर रहे हैं ईस्ट की। अब ये कंपेयर कर रहे हैं, किस किस को कंपेयर करेंगे? सोशल कस्टम्स, रिलीजन, ट्रेडिशन, क्या क्या चीज़ें होती थी। जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, डेविएट मत होना टॉपिक से, हमारा जो मेन मुद्दा था, मेन ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्रेंचमैन था, डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था और इतिहासकार था। मुगल एम्पायर के टाइम पर आया था, प्रिंस दारा सिको का फिजिशियन था, डॉक्टर था, और दानिशमान खान के साथ मिलकर एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट भी था इन द मुगल कोर्ट, ओके। तो बर्नियर जो है, ही ट्रैवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसने बहुत सारे अकाउंट लिखे कि इसने क्या क्या देखा। फ्रीक्वेंटली इसने कंपेयर करा कि इसने इंडिया के अंदर क्या देखा, और उसको कंपेयर करा कि यूरोप के अंदर वो कैसा दिखता है, वो चीज़, कोई भी कस्टम, प्रथा, ड्रेसिंग सेंस, फूड वगैरह वगैरह, ठीक है। इसने अपनी मेजर राइटिंग जो थी ना, ये इतना डिटेल में हिंदुस्तान में क्यों लिख रहा था? फ्रांस के राजा लुई 14 को इम्प्रेस करने के लिए। लुई 14 के बाद जब लुई 15, और लुई 15 से लुई 16 जब आता है फ्रांस के अंदर, तो कौन सा रेवोल्यूशन होता है? जल्दी बताओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये लुई 14 जो था, बस ये 2 कदम पीछे है लुई 16 से, है ना। मतलब मैं आपको बस एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। 9th क्लास की हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें जिक्र है कि जो लुई 16 है, वो क्या कहते हैं, उसके टाइम पर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ट्रेजरी वगैरह पूरी खत्म हो गई थी, काफ़ी महान इनकी पीढ़ी थी राजा महाराजाओं की, और पूरी ट्रेजरी खत्म हो गई थी, तो लोग बगावत पे उतर आए थे। वहाँ पर एक जेल हुआ करती थी, जो कि सिंबल था प्रेस्टीज का इन लुई फैमिली का, उसको बोलते हैं बेसाइल प्रिजन, उसको बोलते हैं बेसाइल प्रिजन। कुछ एक्स्ट्रा चीज सर्च मारने की सब जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैं उसके लिए हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। बेसल प्रेजेंट, ठीक है। तो ही वॉज अ किंग ऑफ फ्रांस, एंड मैनी ऑफ हिज अदर वर्क्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। यानी कि कुल मिलाकर ये कहाँ की सत्ता को इंप्रेस करना चाहता था? आप सारी चीज़ें हटाओ, लुई 16 वगैरह, 14 सब, सॉरी 16 तो है नहीं, 14 वगैरह सब हटाओ, ये कहाँ की सत्ता को इंप्रेस करना चाहता था? फ्रांस की सत्ता को। क्यों? आप कंपेयर करो इसको। एक मिनट रुकना, हम फ्रैंकोइस बर्नियर से डेविएट होकर जा रहे हैं
यहाँ पर, कि याद है इब्न बतूता का जो इब्न जुजाई जो उसको दिया गया मोरक्को के राजा के द्वारा, तो वो जब उसको कहानी सुनाते तो उसने काफ़ी इंप्रेस कर दिया था ना, इब्न बतूता ने काफ़ी इंप्रेस कर दिया था ना। ऐसे ही है, ठीक है। इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस, कोई भी जब वो बात सुनाता था, लिखता था या अपना जो अकाउंट शेयर करता था, बर्नियर डिस्क्राइब वॉट ही सॉ इन इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन इन कंपेरिजन टू डेवलपमेंट्स इन यूरोप। यानी कि वो क्या मान रहा था, जो ये टॉपिक है ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में, हमेशा वो किसको सुपीरियर दिखाता था अपने वर्क्स में? वेस्ट को। वेस्ट को। लेकिन 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 इसको ना, इसको बुरा मत समझना, इसके लिए अपने दिल में कोई नेगेटिविटी मत लाना। देखो, थोड़ा सा टॉपिक पे वापस, मतलब टॉपिक नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा अपने फाउंडेशन कोर्स पे वापस जाओ और याद करो पीएसआईआर का अपना पहला लेक्चर, प्लेटो। याद है? प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल बहुत कुछ लिखना चाहते थे एथेंस ग्रीस की सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर लिख देते तो गला कट जाता। अगर ये हिंदुस्तान की बुराई करके फ्रांस को ऊपर नहीं दिखाएगा तो परिणाम आप जानते हो क्या हो जाएगा, है अंबर? वहां राजा है, राजा, और उसके सामने वर्क पेश होना है, तो कभी भी कुछ ये दिखाएगा क्या कि वेस्ट इस चीज में नीचे रह गया, वो ईस्ट उस चीज में ऊपर निकल गया? बताओ, नहीं ना? बोलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली ना? बताओ, समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है। तो ये जो ब्लीक दिखा रहा है ना, कि मतलब जैसे जैसे देखो मैं क्या करता था, जैसे इसने बोला ये फूड है ठकुरान, ठीक है, इसने बोला ये ना हमारे यूरोप का फूड है, यूरोप छोड़ो फ्रांस का फूड है, और ये जो फूड है ये इंडिया का फूड है। अब हराम खोर को 12-15 साल चटोरापंथी बहुत अच्छी लगी कि यहाँ मसाले डाले जाते हैं, ये डाले जाते हैं, वाह क्या 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 टेस्ट है इधर का, ये है वो है। लेकिन जब वहाँ गया ना, तो कहता है हमारे यहाँ का फूड ही सही है, लाइट होता है, ये होता है, ठीक है। वहां पर ना फूड जो है उसके मसाले वगैरह बहुत तीखा बनता है, नॉर्मल पर्सन उसको खा नहीं सकता, और वो पेट भी खराब कर सकता है। मतलब सारी चीजें इसने मजे करी, लेकिन लुइस 14 के सामने दिखाने के लिए ना थोड़ा सा इसने इंडिया की वैल्यू को गिरा दिया, जो जो इसने चीजें सीखी थी, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, देखो राइटर आपसे ये कह रहा है ये असेसमेंट जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, मतलब राइटर आपको खुद कह रहा है कि तुम ना, आप लोगों से कह रहा है कि बर्नियर के वर्क को ज्यादा दिल से मत लगाना, जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो, कि जो वो बता रहा है वही बता रहा हो। अब यहां पर क्या है, राइटर आपको ये बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड लर्निंग दे रहा हूँ पूनम दवाल भैया के लेवल से और उसके भी बियॉन्ड जाकर, कि ये बात असली ये थी इसकी, जो प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की हालत थी ना एथेंस ग्रीस के अंदर, वही हालत इसकी थी। नहीं बोल सकता लुई 14 के खिलाफ। जब इसके वर्क्स पब्लिश हुए, बर्नियर बहुत पॉपुलर बन गया। कहां बन गया पॉपुलर, किस जगह पर, कहां पर? फ्रांस के अंदर, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक ऐसी एनालिसिस देता हूं जिसके लिए शायद से आपका मन कभी उतनी एनालिसिस कर पाए। मैं आपको एक एनालिसिस देता हूं, इसको देखना कितनी मजेदार बात है ये। नीचे किसकी बात हो रही है, कौन से ट्रैवलर की? फ्रैंकोस बर्नियर की। फ्रैंकोस बर्नियर कहां से है? फ्रांस से है। अगर आप बंदे का इतिहास देखो ना अंबर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अपने जमाने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बहुत आगे। भाई बंदा डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से भी, और ह्यूमैनिटीज भी ले रखी है, हिस्टोरियन भी, उसके बाद पॉलिटिकल फिलोसफर भी। जैसे अगर कोई इसको रट्टू तोता समझे, तो भैया बंदा एनालिटिकल भी है, फिलोसफर भी है। कोई इसको ये समझे तुम सिर्फ बातें ही तो कर लेते हो, नहीं भाई, जान भी बचा लेता, डॉक्टर भी है। सारी फील्ड साथ में घूम रही है इसके, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, नॉन मेडिकल, मेडिकल, सब सारी फील्ड में माहिर है, मतलब कुल मिलाकर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि अगर ये जो है डॉक्टर है, ठीक है, ये एनालिसिस मैं ही आपको अपनी अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मतलब ये आपको कहीं मिलने नहीं वाली, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी, आई कैन बेट, आई कैन चैलेंज, मिल जाए फाउंडेशन कोर्स से ट्रिपल फीस ले लेना मुझसे। फ्रैंकोइस बर्नियर इतना चालाक था
चालाक क्या मतलब डरपोक कह लो या जो भी था, चालाक ही मान लो, जैसे मर्जी आपको इसको पोर्ट्रे करना कर लो। बंदा लेकिन ठीक था, बस वो है कि वक्त का मारा था। वक्त का क्या मारा भाई, अपनी कंट्री वापस लौटना है। अगर हिंदुस्तानी रुकने का निर्णय ले लेता ना, तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यार मुझे एक बात बताओ, ये मुगल एम्पायर के अंदर अगर फिजिशियन बन सकता है, तो क्या इसको शाहजहां उठाकर हिस्टोरियन भी तो बना सकता था अपने नोबल कोड में, कि नहीं बना सकता था? बताओ, बोलो। और ये बहुत अच्छे से कर सकता था इस काम को, कि नहीं कर सकता था? क्योंकि हिस्टोरियन के साथ साथ अगर बंदा पॉलिटिकल फिलोसफर है ना, तो इसका मतलब वो मुगल एम्पायर के अंदर ठकुराइन राजनीति को भी इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और मुगल एम्पायर के अंदर तो भैया ऐसे लोगों की कमी होती थी कि याद है वो वाली फोटो, कि जो तैमूर के साथ साथ पूरी क्रोनोलॉजी की फोटो बनाते बनाते चले जाए, याद है एनसीईआरटी अपनी 7th क्लास, है ना? लेकिन इसने फिर भी उसके बेटे का डॉक्टर बनना क्यों पसंद करा? क्योंकि जब यहां का इतिहास लिखेगा मयूर, तो यहां पर इसको महान दिखाना पड़ेगा। और बंदे की फटी इस प्रकार से थी कि गलती से भाई, अब दुश्मनों का पता थोड़ी ना होता है और वक्त का पता थोड़ी ना होता है। आप यार कहीं पर दूर दराज के इधर उधर बैठकर पीजी में रुककर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चीट कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, कौन देखने आ रहा है, कंट्री अलग, रीजन अलग, वो अलग। भाई आपको क्या पता भाई, भोलेनाथ तो देख रहे हैं ना, कहीं से क्या पता क्या न्यूज लग जाए क्या नहीं लग जाए। इसने कहा भाई अगर ये वर्क, अगर इसमें मैंने तारीफ कर दी, और शाहजहां की भर भर के तारीफ करनी पड़ेगी, और वो वर्क अगर फ्रांस चला गया, लुई 14 के हाथ लग गया, तो भैया वहां से खतना होगा और यहां से गर्दन कटेगी। तो इसने क्या कहा, मैं डायलेमा में नहीं रह सकता, मैं वहां फिजिशियन ही बनूंगा। अब समझे मुगल एम्पायर के अंदर डॉक्टर क्यों बना था? बताओ, समझ में आई ये वाली बात आज? गारंटी दे रहा हूं मिल जाए, अगर ये कहीं एनालिसिस ट्रिपल पे ऐसे ले लेना मुझसे वापस फाउंडेशन कोर्स के, गारंटी। एक सिंगल जगह ढूंढ के बता दो अगर इसे, पूरी जान लगा लेना इंटरनेट पे, पूरा चार्ट डालो गूगल क्रोम। उसके बाद बर्नियर के जो वर्क थे, वर्क जो काम थे उसके, जो भी अकाउंट्स थे, देवर पब्लिश्ड इन फ्रांस, और बहुत पॉपुलर हो गए, हमने ये भी देखा इन 1672-71। और ये वाली डेट्स कभी याद मत रखना नंबर, ठीक है, या कोई भी कि कब कौन सा वर्क पब्लिश हुआ, कहाँ हुआ, ये वो करके, ठीक है? ऐसा मत करना। कहाँ हुआ ठीक है, वो उतना उतना तक ठीक है, वो भी एक एक्सट्रीम लेवल की एनालिसिस हो गई, और वो भी फैक्चुअल एनालिसिस। फैक्चुअल कभी एनालिसिस नहीं होती है, एनालिसिस में फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जिसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैं पूरी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, मैं चैलेंज करता हूं किसी को कि बिना डेट के करी जा सकती है। कौन कह रहा है कि डेट चाहिए? स्टोरी शुरू करो, पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकालो, आग निकालो, हड़प्पा तक पहुंचो, और वहां तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी को जब गोली लगी, थोड़ा सा पॉज ले लो, नेहरू जी को आने दो, और मोदी तक आ जाओ, हो गई पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस। कहानी है एक फ्लो। बर्नियर के जो वर्क्स हैं, दे वर पब्लिश इन फ्रांस इन 1670-71, एंड दे वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेजेस विद इन नेक्स्ट 5 years। 1670 से लेकर 1725 तक इसका अकाउंट जो था वो रीप्रिंट करा गया 8 बार फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, और 1684 तक वो रीप्रिंट करा गया 3 बार इंग्लिश के अंदर। और बड़ा सारा इसका अकाउंट, बात ये भी थी कि रीप्रिंटिंग और रीपब्लिशिंग इसकी इसलिए हो रही थी, छोटी सी एक नॉर्मल बात रख रखी, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कि जो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो अकाउंट जो घूम रहे थे, वो ना एक्चुअली मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में सर्कुलेट हो रहे थे। वो प्रॉपर तरीके से जो लोग पढ़ना चाहते थे ना, वो पब्लिश्ड फॉर्म में इसको चाहते थे। तो जब अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस में इसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स में अकाउंट जब घूम रहे थे, और जो लोग पढ़ने के शौकीन थे, तो लास्ट में जाकर इसके अकाउंट जो थे बर्नियर के, फ्रैंकोइस बर्नियर के, वो अरेबिक और पर्शियन भाषा के अंदर प्रिंट होते 1800 के आसपास, नॉट बिफोर डैट, ठीक है। उसके बाद द क्रिएशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज अबाउट इंडिया, जो राइटिंग्स थी यूरोपियन ट्रैवलर्स की, उन्होंने एक इमेज बना दी। दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इंडिया फॉर यूरोपियंस। कैसे?
वही अपने अकाउंट की प्रिंटिंग करवा के और उन बुक्स की सर्कुलेशन करवा के। अब मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। अब जो मैं लाइन बोलूँगा वो आप ऐसा मान लो कि आपकी एंटायर फाउंडेशन कोर्स की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, और इसका तो टैटू करवा लो अपनी कमर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत, मैंने कहा टैटू करवा लो कमर पे इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी थी ना, जितनी भी, डच, फ्रेंच, पोर्चुगल, ये सारी यूरोपियन थी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू बात ये कि इनमें इतना हौसला आया कैसे कि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख सके। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे ये हरामजादे ट्रैवलर। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस धरती पर कोई भी किताब मेंशन नहीं करना चाहती, और यूपीएससी के परस्पेक्टिव से तो भूल ही जाओ मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। ये मेडिवल में आपको सिर्फ यही हिंट मिल सकती है, वो भी छुप कर। ट्रैवलर के अकाउंट में क्या होता था, ध्यान से सुनना, वेस्ट ऊपर, ईस्ट नीचे। अब ना जो लोग पढ़ते थे, रूलर्स ने देखा, अब उस टाइम पर एक्सप्लोरेशन का फेज चल रहा था, अगर आप सबको याद हो, है ना। दुनिया में अलग अलग राजा जो थे वो भेज रहे थे, जैसे वास्को डी गामा वगैरह को भी पोर्चुगल के राजा वगैरह ने भेजा था, याद होगा अगर आपको, है ना। तो अंबर एक ना ये शासन चल रहा था जिसमें वो लोग ना अलग अलग अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहते थे, व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। अब राजाओं के हाथों जब ये किताब लगती थी ना, और अब मैं कैसे कह सकता हूँ इस चीज को दावे के साथ, आप किसी भी ट्रैवलर की बुक पढ़ लो, वो ना पक्का अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो सब कुछ अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। उस जमाने में आपने जितने ट्रैवलर पढ़े हैं मेरे साथ, ये अलबिरूनी से लेकर इब्न बतूता से घूमते हुए छोटे छोटे ट्रैवलर, हमने सब में एक लाइन कॉमन देखी ना कि इनकी रीप्रिंटिंग होती थी अलग अलग भाषाओं में। किसी भी ट्रैवलर के साथ ठकुराइन एक सिंगल भाषा मिली है क्या, कि मल्टीपल भाषा मिली है? 5 से ज्यादा भाषा मिली है हर एक ट्रैवलर के साथ, नहीं, चाहे वो खुद जानता हो या उसने लिखा हो या ट्रांसलेट करवाया हो, कैसे भी करके, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ट्रैवलर हमेशा ऐसा दिखाते थे, यूरोपियन ट्रैवलर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ यूरोपियन ट्रैवलर की बात कर रहा हूं, कि वेस्ट आगे ईस्ट ऐसा है, सोशल कस्टम हमारे ऊपर है उनके नीचे है, फूड हैबिट्स हमारे ऊपर है उनके नीचे है, ड्रेसिंग स्टाइल हमारा ऊपर है उनके नीचे है, औरतों की इज्जत हमारे ज्यादा होती है उनकी कम होती है। उधर तो एक औरत विधवा हो जाए, हमारे यहाँ तो उसको अपॉर्चुनिटी समझा जाता है, अरे 2 दिन रोलेगी उसके बाद तो मेरी लुगाई बनेगी, वहां उसको जला दिया जाता है। तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक आपने कहावत सुनी होगी, 2 लोग थे लकड़हारे, एक ना लकड़ी पर पूरी जान से मारता था, पूरी बॉडी की एनर्जी यूज करके, दूसरा वाला अपनी एक्स को शार्प करने पे मजबूत करने पे, शार्प करने पे ज्यादा फोकस करता था, है ना। और वो एक मारता था और सामने वाले के वो 100 के बराबर होता था, है कि नहीं। साइकोलॉजी हमेशा सर्वप्रिय होती है, सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। इंसान जमाना कोई भी हो, अगर आपका मनोवैज्ञानिक पावर अगर ठीक नहीं है ना, साइकोलॉजी ठीक नहीं है ना, तो आप कभी फतेह कर ही नहीं सकते। आप चाहे बाबर का इतिहास पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, आप अशोका को देख लो, कुछ भी देख लो, लोगों की अगर बिगड़ी तो साइकोलॉजी बिगड़ी, बनी तो साइकोलॉजी बनी। अशोका के केस में बिगड़ी हुई थी साइकोलॉजी, बन गई साइकोलॉजी, और जिस दिन बन गई तो इतिहास में नाम आ गया। वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्ध, अकबर, वही खानदान से एक औरंगजेब। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मैं बताना ये चाह रहा हूं, जब दिमाग में इतना ज्यादा अपने आप को ऊंचा मान लिया ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनमें हौसला आ गया कि हम जाकर ना कब्जा करेंगे। मैं एक इसका रियलिस्टिक एग्जांपल दे देता हूं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, तो अगर चल रहा होगा, मतलब घर पे चल रहा है, टीवी चल रहा है, एक बार आप चक्कर लगाते लगाते किचन तक जाते जाते देख ही लोगे कि क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया बरमूडा का मैच हो ना, आप इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे उसको देखने में। हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है, पता है 99.99999% चांसेस हैं कि भारत नहीं जीतना है, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी वहां स्ट्रांग है, पहले से ही आप इतने पॉजिटिव हो उसको लेकर। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो आप रिजल्ट जरूर जानना चाहते हो एक बारी। अब क्या हुआ, इतना उठा दिया इनको बुक से, इतना उठा दिया, इतना उठा दिया
वो साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने ना पूरी रणनीति बना ली कि करना क्या है वहां पर। और ट्रैवलर इन्होंने बोला जब ये लौट कर आते थे ना, वाह मेरे शेर आजा मेरे गले लग जा। क्यों? ट्रैवलर ये भी बताता था, सर जी जिन बातों को मैं लिख कर आया हूं ना किताब में, हिंदुस्तानी कभी सोचते भी नहीं है उसके बारे में। जैसे क्या होता है, चोर चोरी करने से पहले ना आपका एक एक वक्त देखता है कि घर से आप कब निकलते हो, कब गाड़ी को अनलॉक करते हो, कब गाड़ी पार्क होती है, कब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं, तब जाके घर पे एक चोरी की फुल फ्लेजेड प्लानिंग होती है। वो एक ही दिन में नहीं होती है, पहले आपकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करा जाता है। हर एक चीज में ऐसी चीज होती है, ये जिंदगी का एक पूरा का पूरा आईना है कि पूरा का पूरा। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये ट्रैवलर्स के अकाउंट जो थे, जो कि आपको बताता था इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में कि इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड जो ले लेते थे बाकी लोग, लेकिन ट्रैवलर्स के अकाउंट तो मतलब फ्लॉप हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने देखा कि यार, और मैं ये सिर्फ यूरोपियन ट्रैवलर्स की बात बता रहा हूं अभी तो, यार ये तो बहुत डिटेल में मतलब पूरा का पूरा तुम तो खोदा है। अब इसकी तो लाइफ सेट कर दी जो ट्रैवलर यहां पर आया, ठीक है, वापस आया। अब इन्होंने कहा लॉन्च करो शिप्स वगैरह सारे के सारे, हम जाते हैं, अटैक करने के पर्पज से नहीं जाएंगे, पहले ना व्यापारी बनकर जाते हैं। वरना एक बात बताओ यार, सबसे पहले कौन, ये पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां पर अरब ट्रेडर्स थे भाई, अरब ट्रेडर्स। औकात नहीं किसी, अरब ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेडर्स नहीं होते हैं, गर्दन काट दें वो खतना करते हैं खड़े खड़े, वो पठान होते हैं, वो पश्तूनी पठान, लाहौल विला हुआ करते हैं खड़े खड़े, पता भी ना लगे कि बंदा था भी इस दुनिया में, पैदा भी हुआ था कि पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। नाम हस्ती मिटाते हैं सारी और पका के खा जाए उसको। उस तक को यार, अरब ट्रेडर्स जो कि इतने सालों से टिके हुए थे, उन तक को खदेड़ फेंका इन्होंने। क्यों? क्योंकि रणभूमि में ना, युद्ध जीतने से पहले रणभूमि में, मनभूमि में जीतना पड़ता है। जो जितना ज्यादा एग्रेसिव होता है ना, उसको अगर कूल माइंड के साथ डील करा जाए ना, तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही अच्छे हो जाते हैं। एंड एक्स इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी यही तो करता था। बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी उसने कितने बार ऐसे लाखों एग्जांपल है उसकी कि उसने पलट दी वो चीज पूरी की पूरी। लहर इस तरफ जा रही थी और धोनी की सिर्फ साइकोलॉजी और कूल माइंड की वजह से पूरी की पूरी ये लहर यहां मुड़ गई। एंड विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। लेटर आफ्टर 1750, जब इंडियंस लाइक शेख इतिसामुद्दीन एंड मिर्जा अबू तलीब, दे विजिटेड यूरोप एंड कन्फ्रंटेड दिस इमेज, कि यूरोपियंस जो है, क्या इमेज है उनकी, यूरोपियंस की, भारत की, यूरोपियंस के मन में। उन्होंने अपना खुद का एक वर्जन ऑफ मैटर प्रोड्यूस करा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था। तो ये आपको दो इंडियन ट्रैवलर्स के यहां पर एक्स्ट्रा नाम मिल गए दहेज में, शेख इतिसामुद्दीन एंड मिर्जा अबू तालिब। आपको ये वाली बात समझ में आई कि हम पे कब्जा क्यों हुआ था, यूरोपियंस क्यों चले आए थे? लक्ष्मीकांत की तो पहली लाइन कहती थी इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ फरमान फलाना डिकमा एंड ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। चलो उससे पहले भी चला जाए कोई ज्ञानी पर्सन जो पोर्चुगीज के बारे में वगैरह पता लगा लेगा। लेकिन एकदम से लहर कैसे आ पड़ी? पोर्चुगीज को देखकर फ्रांस की हिम्मत, फ्रांस को देखकर ब्रिटिश की हिम्मत, ब्रिटिश को देखकर डच की हिम्मत, डच को देखकर स्वीडिश की हिम्मत, स्वीडन को देखकर डैनिश की हिम्मत, नीदरलैंड्स की हिम्मत। ये कहां से हिम्मतें आ रही थी यूरोप में एकदम से? एक दो कंट्री महान हो सकती हैं, सारी की सारी कैसे महान हो सकती हैं? माना कि सबको लालच था, लेकिन डर नहीं था क्या पहले? ये ट्रैवलर्स की वजह से हुआ, वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसने उतनी साइकोलॉजी को बूम कर मारा। और बाकी सारे जो ट्रैवलर वगैरह जो गए हैं बाकी, तो आप सोच के देखो, अलबिरूनी, इब्न बतूता, उनकी कंट्री में ऐसा कोई मकसद था ही नहीं कि दूर दूर तक जाके कब्जा करना। पढ़ लो उनका इतिहास उठाकर देख लो, अगर मैं वो गलत बोल रहा हूं तो। उनका कोई मतलब ही नहीं था कि ट्रेड एक्सपेंशन करना है, मैं अपनी जीडीपी बढ़ानी है और दूसरी जगह पर जाके व्यापार करना है, कब्जा करना है। अपना देश तो संभाल ले भाई। अफ्रीका 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 तब भी था वैसे ही भिकमंगा, आज भी भिकमंगा ही है वो। और नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर सारा डेजर्ट के किनारे, मोरक्को अपना पानी के साथ धूल चाटते हैं, वही उनके लिए नमक है, वही उनके लिए खाना है। पानी की दाल चावल, पानी की सब्जी, पानी का चिकन, पानी की मछली। कहाँ कब्जा करने की सोचेंगे यार? यूरोपियंस ने सोचा अरे क्या बात है, क्या तुम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो, वी आर स्टैंडर्डाइज, हमें तो जीसस क्राइस्ट ने भेजा ही यही है। फिर ट्रैवलर ने जाके और चढ़ा दिया, सर हमारी बंदी इतनी गोरी गोरी वहाँ काली काली सी रहती हैं।
लेकिन सर आप एक बार चल के देखो ना, आपके मन से गाना निकल जाए हनी सिंह का, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने। तो इन्होंने देखा चलो ठीक है यार, चखते हैं ज़रा इंडियन फ्लेवर को भी। ये वन ऑफ द रीज़न था कि इंडिया के ऊपर कब्जा कैसे हो गया। और शुरू में कभी भी कब्जा जैसे करना होता है, ऐसी थोड़ी ना, शत्रु को हराना है तो सबसे पहले ऐसे थोड़ी ना कि जाते ही हेलो गर्दन काट दी उसकी। सबसे पहले दोस्ती बढ़ानी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, उसको डुबाओ। रेस 2 देखी होगी आपने उसके। जॉन अब्राहम सबसे पहले क्या करता है, सैफ अली खान को यूज़ करके जो उसका बिजनेस में जिसको हरवाना चाहता है उसके 5 कसिनोज हरवा देता है सबसे पहले। और सैफ अली खान सबसे पहले जॉन अब्राहम की नज़रों में बड़ा बन जाता है, उसको बर्बाद कर देता है पहले। फिर वो धीरे धीरे करके जॉन से दोस्ती वो बढ़ाता है और उसके बाद जॉन को भी बर्बाद कर देता है एंड तक आते आते। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।